गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। आज तो रोटेशनल मोशन का प्रॉब्लम करूंगा। यस सर, हाँ। यस सर। अच्छा अच्छा, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके सर, हाँ। श्योर। तो आज मैंने क्या किया, भार्मा सर का जो किताब है उसी किताब से आज प्रॉब्लम करेंगे। मैं क्या करता हूँ, प्रॉब्लम को मेरा एक नोटबुक में लिख लिख लेता हूँ, फिर उसी को दिखाकर करता हूँ। लेकिन आज किताब से ही करूंगा, वो लिखने का टाइम नहीं मिला, तो इसलिए। और एक बात है कि आ, मेरा आंखों का कुछ प्रॉब्लम है, बहुत छोटा सा लिखा दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं इसको अब हरमान सर की किताब से जो प्रॉब्लम करूंगा उसको सब चुन के इस मोबाइल में डाल दिया, फोटो उठा के। इसमें थोड़ा बड़ा करके देख सकता हूँ। तो ये पहला प्रॉब्लम है। आ, मुझे लगता है आपको दिखाई दे रहा है। फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 5 kg मीटर स्क्वायर is rotated at a speed of 60 radian per second. Because of the friction at the axle, it comes to rest in 5 minutes. Find the average torque of the friction, total work done by the friction, and angular momentum of the wheel 1 minute before it stops rotating. ठीक है ना? तो ये क्या कहा है, मैं लिख कर दिखाता हूँ कि ये एक आ, हम्म, तो ये प्रॉब्लम नंबर फ्रॉम एसी वर्मा वर्मा, ये शायद पेज नंबर 196 ऐसा कुछ होगा। वॉल्यूम 1 रोटेशनल मैकेनिक्स का प्रॉब्लम। हाँ, ये फ्रॉम रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स। तो प्रॉब्लम तो बहुत सुना है, देखता हूँ कितना आज कर सकता हूँ। तो 25। हाँ, इसमें कहा है कि फ्लाईव्हील का मतलब एक डिस्क है, हाँ, जो एनर्जी स्टोर करता है। तो आई इक्वल टू 5 kg मीटर स्क्वायर। हाँ, आज रोटेटेड एट स्पीड ऑफ, दैट इज इनिशियल एंगुलर स्पीड दिया है 60 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ये इसमें फ्रिक्शन है एक्सेल में, तो इट कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स इक्वल टू 5 × 60 300 सेकेंड। 300 सेकेंड में क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है। तो पूछा है एवरेज टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन। तो ए में पूछा है टॉर्क कितना है, तो रुक जाता है। तो लीनियर मोशन में फोर्स जो काम करता है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क सेम काम करता है। अच्छा, तो टॉर्क कितना पूछा है, तो देखो इसके लिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई तो दिया है, अल्फा को निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं V इक्वल टू यू माइनस 18। जब रिटार्डेशन होता है इधर होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, क्योंकि रिटार्डेशन इसलिए माइनस लगाया। तो ये 0 है, ये है 300 माइनस अल्फा हम लोग निकालेंगे। और सॉरी, सीलिंग स्टेट से शुरू किया। ओमेगा नॉट 60 दिया है, टाइम दिया है 300 सेकेंड। तो यहाँ से अल्फा आता है 60/300, दैट इज 1/5 इक्वल टू 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये अल्फा आ गया, तो टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। जैसे कि लीनियर मोशन में फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, इधर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। तो आई है 5 और ये है 0.2, तो आता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये टॉर्क आ गया। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल लिखते नहीं, क्योंकि जूल एनर्जी है और ये न्यूटन इंटू मीटर है। ये तो टॉर्क है, फोर्स का काम करता है रोटेशन में, तो इसलिए हम लोग इसको जूल नहीं लिखते। अच्छा, टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? वर्क डन का मतलब है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर मोशन। इधर क्या होगा? इधर टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज टॉर्क इंटू थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा को निकालना चाहिए। तो थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओमेगा नॉट टी, हाँ, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। तो ये आता है ओमेगा नॉट है 60 इंटू 300 माइनस हाफ इंटू अल्फा है 0.2 इंटू टी है 300 इंटू 300। तो यहाँ से देखो ये 0.1 आता है, सो 30 इंटू 300 9000, और इधर 18,000, सो माइनस करते हुए 99,000 रेडियन आ गया। ये इतना घुमा है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इधर टॉर्क इंटू थीटा। हाँ, इसमें एक माइनस पुट करते हैं क्योंकि ये टॉर्क और थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ, ये डिस्क इस तरह मान लो घूम रहा है, तो थीटा इस तरह होगा, तो टॉर्क इस तरह। ये तो ये तो रेजिस्ट करता है ना, इसलिए टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट होने में हम लोग माइनस लगाते हैं, तो ये माइनस टाउ थीटा, टाउ आया 1 और ये आया 9000। तो अब वर्क डन देखो, इसको हम जूल लिखेंगे, ये भी न्यूटन मीटर होता है क्योंकि रेडियन, ये तो रेडियन है, रेडियन तो कोई यूनिट नहीं, रेशियो ऑफ टू डिस्टेंसेस, तो इतना जूल। ठीक है, ये आ गया वर्क डन। आप पूछा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील 1 मिनट बिफोर इट स्टॉप्स। तो पूछा है एल कितना जब टाइम है 4 मिनट। ओके, 5 माइनस 1 दैट इज 4 मिनट इक्वल टू 240 सेकेंड। इसमें एंगुलर मोमेंटम उधर होता है एम भी, इधर क्या होगा आई ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा निकलना चाहिए 4 मिनट के बाद। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। ओमेगा नॉट था 60 माइनस अल्फा था 0.2 और टाइम आया 240। तो ये हो गया 2 दैट इज 48, सो 12 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल से लिखते हैं, एल इक्वल टू आई ओमेगा। आई था 5 और ये आया 2, सो इतना हो गया 60। ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर है आई और ओमेगा है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन तो हम लिखते नहीं, तो पर सेकेंड आ गया, ये थर्ड आंसर आ गया। अच्छा, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। ये बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन between the water in ocean with the Earth's surface, the rotational kinetic energy of Earth is continuously decreasing. ठीक है, if the Earth angular speed decreases by 0.0016 radian per day in 100 years, 100 साल में ये रोटेशनल स्पीड 0.0016 रेडियन पर डे इतना कम होता है। तो पूछा है फाइंड द एवरेज टॉर्क, फाइंड द एवरेज टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द अर्थ। तो ये जो फ्रिक्शन है ओशन का वाटर की वजह से, ओशन में टाइड आता है, वो चांद मून के अट्रैक्शन से टाइड होता है। टाइड का टाइम में अर्थ के ऊपर एक टॉर्क लगाता है। तो एवरेज टॉर्क कितना हुई पूछा है, रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ दे दिया।
तो ये है प्रॉब्लम। तो इसमें प्रॉब्लम इजी है, लेकिन इसमें वो यूनिट यूनिट को संभालना चाहिए सही तरीका से, ठीक है ना। तो ये भार्मा का दूसरा प्रॉब्लम है 26 वाला। तो इधर देखो, अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा दिया है 0.0016 रेडियन, टाइम का यूनिट दिया है डे, डिवाइडेड बाई टाइम कितना 100 ईयर्स। तो ऐसा आया, ठीक है। तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 0.0016 रेडियन। एक डे में 1 डे, इसमें 86400 सेकेंड होता है। हाँ, 86400 कहाँ से आता है? 24 आवर्स इंटू 60 और इधर है 100 ईयर, 100 इंटू 365 हो गया डेज। फिर इसको सेकेंड में लाने के लिए 86400, ये होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये अल्फा आ गया। तो टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क पूछा है ना, इसमें ये सिर्फ यूनिट का ही कमाल था और कुछ है नहीं। आर तो एक स्फेरिकल बॉडी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m r² होगा। ये हो गया आई इंटू अल्फा, अल्फा तो ये है, तो 2/5 m, m दिया है 6 इंटू 10⁻24 इंटू आर दिया है 6400 किलोमीटर। तो इसको मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और अल्फा 0.0016 होल डिवाइडेड बाय 86400, इसका स्क्वायर है इंटू 36500। यही है ये टॉर्क, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम कैलकुलेटर से डायरेक्टली निकाल लेते हैं। हाँ, तो कैलकुलेटर थोड़ा हल्का हो गया, तो फिर भी मैं इससे करता हूँ, एक बार में हो जाएगा। हाँ, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई तो नहीं दे रहा है शायद। तो इसको कैसे किया जाए? तो पहले 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6 इज 24 इंटू 64 इज 5 ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर है इंटू 0.0016 डिवाइडेड बाई 86400, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36500। एक बार में आंसर आ गया 5.77 इंटू 5.77 इंटू 10⁻20। ठीक है, ये सब जो डे ईयर, इसको ही संभालना चाहिए था, ठीक है, और कुछ है नहीं। तो इतना न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क है, तो ये हो गया इसका आंसर। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाता हूँ 20। इसका बाद जो प्रॉब्लम मैंने चुना है वो है अच्छा, इसका बाद 27 का बाद 29 एक अच्छा प्रॉब्लम है, इजी है ये। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रॉब्लम है। इसमें क्या कहा, एक सिलेंडर रोटेटिंग at an angular speed of 50 revolution per second is brought in contact with an identical stationary cylinder. Because of the kinetic friction, torques act on the two cylinder. तो जो सिलेंडर घूम रहा था वो क्या करेगा, जो रेस्ट में है उसको घुमाएगा, तो और जो रेस में है उसका ऊपर टॉर्क डालेंगे, तो वो भी इसके ऊपर टॉर्क डालेंगे। तो जो 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड में घूम रहा है उसका क्या होगा, उसका स्पीड कम होते जाएंगे और जो स्टेशनरी था उसका स्पीड बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक का ऊपर एक्सीलरेट होगा, एक दूसरा रिटार्ड करेगा। तो बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, टॉर्क्स एक्ट
on the two cylinders, accelerating the stationary one and deaccelerating the moving one. If the common magnitude of acceleration and deacceleration be 1 revolution per second square, how long will it take before the two cylinders have equal angular speed? तो दो सिलेंडर है, उसका एंगुलर स्पीड सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग का पास क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो ये दो सिलेंडर है, तो इसका पिक्चर बनाने में कुछ नहीं होगा। तो लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड इक्वल टू 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड। मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, रेवोल्यूशन में ही रखेंगे। इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करने में ये रेडियन हो जाएगा, लेकिन मैं चेंज नहीं करूंगा, इसी से हो जाएगा। और ओमेगा इक्वल टू फाइनल एंगुलर स्पीड। तो देखो, इनिशियली था ये बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वी हैव, हम लोग के पास क्या है कि जब दो सिलेंडर आ गया तो टोटल मोमेंटम इनर्शिया 2I हो गया इनटू ओमेगा, इसका एंगुलर स्पीड है, कॉमन एंगुलर स्पीड। तो 2I ओमेगा इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड कितना था, I ओमेगा नॉट। ठीक है, तो यहाँ से तो I कट जाता है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 2। ये हो गया 50/2, 25 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमको निकलना चाहिए टाइम। तो अल्फा दिया है 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो ये भी रेवोल्यूशन में है, तो हम इसको रेडियन में चेंज करें या ना करें, रिजल्ट तो सेम ही आएगा, इसलिए मैं चेंज नहीं करता। तो ये अल्फा इतना है, तो देखो ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस अल्फा टी। ये किसके लिए, जो स्टेशनरी था, फॉर सेकेंड सिलेंडर। ठीक है, फर्स्ट सिलेंडर से भी आएगा, तब ये ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी करना पड़ेगा, सेम ही आएगा। तो ये तो है 25, अल्फा है 1 और टाइम चाहिए, तो टाइम आ गया 25 सेकेंड। प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, सिर्फ इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ही हम लोग को जानना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने चुना है, यह है प्रॉब्लम नंबर 33। इसमें क्या दिया है देखो, इसमें ये दो ब्लॉक है, हाँ, एक इधर एक इधर। तो ये figure shows two blocks of mass small m and capital M connected by a string passing over a pulley. The horizontal table over which the mass M slides is smooth. ठीक है, the pulley has a radius r and moment of inertia I. तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है और इसका रेडियस भी दे दिया है, एंड इट कैन फ्रीली रोटेट अबाउट द एक्सिस। इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, इसका अंदर जो एक्सेल में है, एक्सेल में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए इट कैन फ्रीली रोटेट। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑन द मास m assuming that the string does not slip on the pulley। ठीक है, स्लिप नहीं करता है, ये बाहर की सरफेस में भरपूर फ्रिक्शन है, लेकिन एक्सेल में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इसको मैं करता हूं, तो ये जो पिक्चर प्रॉब्लम नंबर 33, ये पिक्चर कुछ ऐसा है। ये है कैपिटल M। ठीक है, तो मान लो कि ए एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा, तो इसका इधर ए एक्सीलरेशन होगा, ये तो रोटेट करेगा,
इसका एंगुलर एक्सीलरेशन होगा a/r। ठीक है, हम लोग पहले देखा था टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू रेडियस। ठीक है ना, तो ये अल्फा होगा a/r। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है I, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इधर देखो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, इधर टेंशन है, इसको हम T1 लेता हूं। तो ये टेंशन हर टाइम सेम और इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये स्ट्रिंग इस मास को T1 से अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, तो ये भी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा। तो T1 फोर्स पुली का ऊपर जाएगा। और ये देखो इधर मान लो टेंशन है T2, तो इधर भी टेंशन होगा T2। टेंशन क्यों चेंज हो गया? क्योंकि इधर कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगाकर इसको घुमाएगा। ठीक है ना, ये तो घूमेगा, इसके लिए तो टॉर्क चाहिए। तो इसका टॉर्क कितना होगा? T1 इंटू आर इस तरफ है और T2 इंटू आर इस तरफ है। ठीक है ना, तो इसका ऊपर जो टॉर्क काम करता है, टॉर्क की वजह से टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क है देखो T1 माइनस T2, क्योंकि T1 आर इसको इस तरफ क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करता है, T2 आर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो माइनस करने में रिजल्टेंट टॉर्क आ गया, इसका आई तो है आई और ये है a/r। तो T1 माइनस T2 आ गया आई इंटू a/r²। ठीक है, तो और इसको देखोगे तो इसके लिए क्या होगा? mg बड़ा है माइनस T1 इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सीलरेशन। इसको देखोगे, इसका मास दिया है स्मॉल m, तो ये T2 इक्वल टू स्मॉल m है। हर टर्म को ऐड करोगे तो T1 T1 T2 T2 घट जाएगा, इधर रह जाएगा mg। इधर a तो कॉमन आ जाएगा, तो I/r² प्लस m प्लस स्मॉल m इंटू a। ठीक है, तो a आ जाएगा mg बाई I/r² प्लस m प्लस स्मॉल m। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखता हूँ 34 वाला। ये भी सिमिलर प्रॉब्लम है। ये देखो, पहले पिक्चर दिखा देता हूँ, इसका पिक्चर नेक्स्ट पेज में है। तो पिक्चर ऐसा है, हाँ, इधर एक 2 kg वाला एक मास है 2 kg, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस। तो ये स्ट्रिंग को इधर वुंड किया है, हाँ, इसका ऊपर से स्ट्रिंग है। तो क्या कहा है? स्ट्रिंग इज रैप्ड, द स्ट्रिंग इज रैप्ड ऑन ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 kg मीटर स्क्वायर रेडियस। अच्छा 34 मैं लिख लेता हूँ। आई दिया है 0.2 kg मीटर स्क्वायर एंड रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। गोes over a light pulley to support a block of mass 2 kg, मास दिया है 2 kg as shown in the figure। एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा ये पूछा है। तो अब पिक्चर में जाते हैं। पिक्चर में ये है पिक्चर। तो पिक्चर दिखा रहा है, तो हाँ, ये है पिक्चर। तो यहाँ से पूरी है, इसमें रैप किया हुआ। तो ये सेकंड पुली होके नीचे की तरफ जा रहा है। इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर। और ये जो ब्लॉक है इधर, इसका मास है 2 kg। 2 kg मैं जी को 10 ले लेता हूँ, तो इस तरफ mg दैट इज 20 न्यूटन काम करेगा। ठीक है,
अच्छा, इधर टेंशन होगा T, तो इधर भी टेंशन होगा T, इधर भी टेंशन होगा T, क्योंकि ये पुली लाइट पुली है ये, ठीक है ना। तो इसमें कोई टेंजेंशियल टॉर्क नहीं लगता है इसके लिए। तो यही है, तो सब कुछ तो दे दिया। तो अब इसमें देखो टॉर्क कितना होगा, T इंटू आर इसका टॉर्क है, इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, क्योंकि ये तो घूमेगा इस तरफ, अल्फा अल्फा इक्वल टू ए बाई आर होगा, क्योंकि ये जो सी ये ए एक्सीलरेशन से जाएगा इस तरफ, तो ये होगा, तो ए टी इक्वल टू आई होता है आई, और ये बाई आर, तो ए बाई आर स्क्वायर हो गया। और इसके लिए देखो 20 माइनस टी इक्वल टू कितना है 2a, बस हो गया। तो दोनों को ऐड करो, 20 इक्वल टू आई बाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। तो आई दिया था 0.2, ये 0.1 इंटू 0.1 प्लस 2, ठीक है, इंटू ए। तो ये जो 0.1 इंटू 0.1, तो ये एक तो पॉइंट चला जाएगा, तो ये 2 बाई 0.1 20 प्लस 2, तो ए आ जाएगा 20 बाई 22। तो 20 बाई 22 कितना आता है, ये आता है 0.909, 0.909 एक्सीलरेशन है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा आंसर इसका। थोड़ा इजी प्रॉब्लम था, कर लिया। चलो धीरे धीरे हम टॉप प्रॉब्लम की ओर जाएंगे। ये जो प्रॉब्लम है 37, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसमें ब्लॉक नहीं है, फिर भी ये देखो, ये क्या दिया है, द डिसेंडिंग पुली shown in figure 10.E7 इसमें has a radius 20 सेंटीमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2, इसका रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया। द फिक्स पुली इज लाइट, इधर एक पुली है फिक्स पुली, हाँ, फिक्स पुली इज लाइट एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, ये जो प्लेन है ये फ्रिक्शनलेस, ठीक है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट्स मास 1 kg, इसका मास है 1 kg, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, तो प्रॉब्लम नंबर 37, तो प्रॉब्लम नंबर 37 में देखो, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, इधर एक ब्लॉक है, इधर एक छोटा सा पुली, और ये इधर एक ऐसा मापेंगे पुली है या डिस्क का कुछ भी, तो ये इधर इसको फिक्स जगह में लगा दे, इसका मास है 1 kg। अच्छा, ये जो पुली है इसका आई दिया है 0.2 kg मीटर स्क्वायर, 0.2, इसका रेडियस है 0.2 मीटर, हाँ। इसका तो इसका मास को हम अगर m लिखेंगे, तो इस तरफ देखो एम जी हम करेगा। अच्छा, ये इसके लिए तो टॉर्क चाहिए, नीचे जाएगा, तो इधर इसका टेंशन मान लो T1, और इधर टेंशन चेंज हो गया, क्योंकि ये T1 इंटू आर इस तरफ घुमाएगा, T2 इंटू आर इस तरफ घुमाएगा, तो T1 आर ज्यादा होगा, यही बात है। अच्छा, और इधर T2 होने से इधर भी T2, ठीक है, इधर T2 इधर T2 मैंने नहीं दिखाया। तो ये दो काम करता है, ठीक है ना, ये एक तो घूमता है, इसके लिए टॉर्क चाहिए, और एक ये नीचे जाता है,
ये ब्लॉक नीचे जाता है, तो इसके लिए ये ब्लॉक की काम भी करता है। तो आप देखो, इसका एक्सेलरेशन मान लो a, तो a जब x डिस्टेंस जाएगा, ये x/2 नीचे जाएगा, x/2, क्योंकि ये तो इधर x, ये इसका लेंथ बढ़ेगा x/2, इसका लेंथ बढ़ेगा x/2, नीचे जाएगा, तो x/2 जाने में ये x आगे आएगा, ठीक है ना। तो इसका एक्सेलरेशन अगर a है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा a/2, ठीक है। तो ये जो इसका जो अल्फा है, तो अल्फा क्या होगा, a/2r होगा, ठीक है। तो ये हो गया सब कुछ, तो लिख दिया। आपसे इक्वेशन बनाना है, तो सबसे पहले देखो, इसका मास तो मालूम नहीं, तो मास हम लोग निकाल लेते हैं। ये तो है एक डिस्क, ठीक है ना। ये पुली का मतलब ये तो डिस्क की तरह है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m r²। तो ये दिया है 0.2, तो यहाँ से m कितना आता है, 0.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई r का वैल्यू है 0.2, तो ये 10 kg आ गया। इसका मास है 10 kg, 10 kg आ गया। तो आप इक्वेशन बनाते हैं, इसके लिए देखो, ये इस तरफ ये तो घूमेगा, ये जब नीचे जाएगा तो इस तरफ घूमेगा, तो ये टॉर्क T1 इंटू आर, ठीक है। और ये इसको इस तरफ फोड़ देता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टॉर्क इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करता है, ये इस तरफ, तो T1 माइनस ये टॉर्क को नेट टॉर्क मिला है, इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये T1 माइनस T2 इक्वल टू आई है 0.2, और इंटू अल्फा है a/2r, और इधर से तो 2r² हो गया, a/2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो हो गया a/0.4, तो ये आ गया 2.5, 2.5 a, ठीक है। a/1/0.4, 10/4 का मतलब है 2.5। अच्छा, तो T1 माइनस T2 आया 2.5 a। अब तो और कोई बात नहीं, इधर एक mg है, और अपवर्ड डायरेक्शन में T1 प्लस T2 है, mg माइनस T1 प्लस T2 इक्वल टू, इसका एक्सेलरेशन है a/2, तो m a/2 का मतलब है 5a, क्योंकि m तो 10 था। मतलब इधर देखो, T2 इक्वल टू 1 इंटू m इंटू a, इसका मतलब है 1 इंटू a। तो आप हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली अगर हम लोग ऐड करेंगे पूरा, तो T1 कट जाएगा, माइनस T2 ये कट जाएगा, लेकिन एक T2 रह जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, T2 का वैल्यू आ गया, इधर से हम T1 को निकालते हैं, T1 इक्वल टू T2 प्लस 2.5a, T2 है 1 है, सो 3.5a आ गया, ठीक है। T2 आ गया, तो आप इस रिलेशन में जाते हैं, m है 10, g का वैल्यू हम 10 लेते हैं, माइनस T1 है 3.5a, और ये है ओनली a, T2, तो इक्वल टू इधर क्या है 5a है, ठीक है। तो 100 इक्वल टू ये 4.55, सो 9.5a हो गया, तो ये हो गया 100/9.5, तो ये आता है 10.526।
ये इसका आंसर है। और भार्मा सर का किताब से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि भार्मा सर का जो प्रॉब्लम है कभी। अच्छा, यूनिफॉर्म लैडर 41, यूनिफॉर्म लैडर, हाँ, 10 मीटर लॉन्ग, mass at 16 kg, is resting against a vertical wall, making an angle of 37 degree with it. वॉल के साथ 37, तो जो ऊपर में एंगल 37 लेना है। द वर्टिकल वॉल इज फ्रिक्शनलेस बट द ग्राउंड इज रफ, रफ नहीं होगा तो हम लैडर को रख नहीं सकेंगे, वो पिछल के गिर जाएगा। एन इलेक्ट्रिशियन वेइंग 60 kg climbs up the ladder. If he stays on the ladder at a point 8 meter from the lower end, ऐसा कुछ बोला है। चलो, from the lower end, what will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground? What should be the minimum coefficient of friction for the electrician to work safely? तो ये है 41 का प्रॉब्लम। तो इसमें इसको नया पेज में करते हैं। हाँ, ये तो ठीक, ठीक है। ये लैडर, ऐसा लैडर है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलो, ये एंगल बहुत छोटा हो गया, लेकिन ये एंगल 37 डिग्री दिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट में इसको मैं ए लेता हूँ, ये पॉइंट को मैं सी लेता हूँ। यहाँ से लैडर का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, और इधर ये होगा 5, इधर एक इलेक्ट्रिशियन खड़ा है इधर, तो ए, इसको बी लेता हूँ, इस पॉइंट को बी ले लिया, हाँ, इस पॉइंट को। तो ये है ए, ये है बी। अच्छा, ये इसको मैं सी लेता हूँ, इसको डी लेता हूँ, ठीक है। तो ए बी दिया है 10 मीटर। तो देखो, लैडर का वेट तो मिड पॉइंट से काम करेगा, तो ए सी होगा 10/2, दैट इज 5 मीटर। और ये जो डी है ये 8 मीटर कहाँ है, ए डी इक्वल टू 8 मीटर। W1 लैडर का वेट 16 kg, और W2 इलेक्ट्रिशियन का वेट कितना दिया है, 60 kg, 60 kg। तो अब देखो इधर क्या होगा, ये लैडर इस तरफ स्लिप करने की कोशिश करेगा, तो इस तरफ फ्रिक्शन कम करेगा, इस तरह एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसको हम R1 लेते हैं। अच्छा, इस तरफ देखो नॉर्मल रिएक्शन R2 आएगा। तो इसका जब फोर्स को हम देखेंगे, तो ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ये तो इक्विस्टैटिक कंडीशन में है, तो नेट फोर्स 0, और R1 इक्वल टू W1 प्लस W2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए पॉइंट की विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट पहले हम टॉर्क को लेते हैं। तो ये देखो, ये R2 फोर्स का डिस्टेंस इतना है, ये है R2 का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है 10 cos 37। cos 37 का वैल्यू है 4/5, तो ये आता है 8 मीटर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ये W1 का जो लाइन ऑफ एक्शन ए से इसका डिस्टेंस ये है, ठीक है ना। तो ये होगा 5, ये एंगल 37 है, तो 5 sin 37, तो ये होगा 5 sin 37 डिग्री। sin 37 का वैल्यू है 4/5, तो 5 इंटू
सॉरी, साइन 37, कॉस 37 तो 4/5 है, 3/5 होगा, तो 3/5 होने से ये आता है 3 मीटर। ठीक है, और ये जो W2, ये इसका देखो, ए से जो लाइन ऑफ एक्शन है इसका डिस्टेंस है 8, ये डिस्टेंस तो 8 है, तो 8 साइन 37, 37 तो 3/5 है, तो 8 इंटू 3/5, तो ये होगा 4.8 मीटर। ये सब आ गया। तो सबसे पहले हम मोमेंट लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो टेकिंग मोमेंट, ये तो रोटेट नहीं करता है, तो टोटल मोमेंट 0 होना चाहिए। टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ए, वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है देखो, वी गेट, सबसे पहले देखो ये 8, ये हाइट इसका है 8, तो 8 इंटू 8, ये एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव ले लिया, तो 8 इंटू 8 ये है पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, टॉर्क जब हम मोमेंट लेते हैं तब। तो ये हो गया पॉजिटिव। आप देखो इसके हिसाब से ये W1, ये क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करता है और डिस्टेंस है 3 मीटर, तो ये माइनस W1 इंटू 3, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, और W2 ये भी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज का नेगेटिव होना चाहिए, ये है 4.8, तो माइनस W2 इंटू 4.8, ये हो गया 0, तो R2 आ जाता है। W1 है 16 इंटू 3 माइनस W2 60, तो मैं 6 इंटू 48 लिखता हूँ। ठीक है, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, R2 होगा, सॉरी क्या बनेगा, वाप तो R2 होगा, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये बनेगा 36। तो ये आता है 42 kg फोर्स। तो इसको अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, जी को 10 लेते हुए, ये आता है 420 न्यूटन मीटर। ये वर्मा सर का आंसर तो नहीं सेम होगा, उधर शायद 412 ऐसा कुछ है, तो जी को 9.8 लेने से करेक्ट आ जाएगा। मैं इधर जी को 10 ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया, R2 मिल गया, तो R2 मिलने से F भी मिल जाएगा, F इक्वल टू R2। अच्छा, R1 इक्वल टू क्या होगा, तो F इक्वल टू R2 इक्वल टू, इसको हम केजी में ही लेते हैं, केजी फोर्स। ठीक है, तो F आ गया। अब देखो R1, R1 इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है ना। तो W1 16 प्लस 60, सो 76 केजी फोर्स आ गया। अच्छा, ये पूछा था कि नॉर्मली कितना फोर्स देगा, और आ, तो ये एक 76, तो ये 760 न्यूटन। ठीक है, तो ये एक आंसर आया, ये फ्रिक्शन का पूछा था, ये एक आंसर आया केजीए भी, इसको हम न्यूटन में कर सकते हैं। ओहो सॉरी, इधर न्यूटन होगा, मीटर क्यों लिख दिया, तो ये सब न्यूटन होगा। हाँ, तो ये भी 420 न्यूटन हम लोग लिख सकते हैं, इसको केजीए भी लिख सकते हैं। ऐसा तो कहा नहीं, किसी यूनिट में आंसर आ लाओ तो
कुछ भी कर सकते हैं आप। म्यू म्यू होगा, देखो इधर है ना फ्रिक्शन, तो R1 बाई एफ बाई R1, एफ इक्वल टू म्यू R1, तो एफ बाई R1 आएगा। तो एफ आ गया 42 और ये आया 76। तो इसको डिवाइड करने में 0.553, 553, ये इसका आंसर है, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आप सेकेंड प्रॉब्लम भी एक शायद लैडर का ही है। हाँ, तीनों प्रॉब्लम लैडर का है। सपोज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ग्राउंड एंड द लैडर of the previous problem is 0.54. Find the maximum weight of a mechanic who could go up and do the work from the same position of the ladder. तो ये मैकेनिक का वेट कितना होगा, ठीक है। तो ये मैं फिर नेक्स्ट पेज में करूंगा, नहीं तो ये इधर और थोड़ा सा स्पेस है, नहीं होगा। तो आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, सेम प्रॉब्लम है, सेम इस अभी म्यू दे दिया और पूछा है W2 कितना है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा दिक्कत होता है करने में, इसलिए मैं करता हूँ। तो बाप रे बाप, अच्छा, हाँ, ये आ गया। तो फोर्टी टू से लैडर का प्रॉब्लम, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन हुआ नहीं, ठीक है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये है ए, पॉइंट ए, इधर होगा R1, इधर होगा फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू R1, म्यू दिया है 0.54। अच्छा, इधर से W1 C और D से W2, इसको मैंने B लिया था, इधर आएगा R2, और क्या है, और तो कोई फोर्स नहीं है। ये हो गया 8 मीटर, ये आया था मेरा, कितना आया था, 3 मीटर आया था, ये आया था 3 मीटर, और ये जो W2 फोर्स है ये आया था 4.8 मीटर, ठीक है। तो अब W1 दिया है 16 kg और W2 कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही मोमेंट ले लेंगे। अच्छा देखो, R1 इक्वल टू W1 प्लस W2 और R1 इक्वल टू F इक्वल टू R2 इक्वल टू म्यू R1, ये सब लिख लिया। ये R2 और ये F सेम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग, ये तो इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इधर R2 इक्वल्स टू, तो R2 इक्वल टू म्यू इंटू W1 प्लस W2, एक इक्वेशन बना के रखा। तो अब चलो मोमेंट लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो ही ये देखो क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो R2 इंटू 8, क्योंकि ये डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन का 8 है, इसका लाइन ऑफ एक्शन का 3 है, ठीक है। तो माइनस W1 इंटू 3 माइनस W2 इंटू 4.8 इक्वल टू 0। इधर R2 के जगह हम म्यू W1 प्लस W2 लिख देते हैं, ठीक है, इंटू 8 इक्वल टू 3 इंटू W1
प्लस 4.8 W2। अच्छा, तो W1 मालूम है, W2 निकालना हो, तो इसको हम क्या करेंगे, 8 म्यू W2 प्लस म्यू W1 इंटू 8 इक्वल टू 3 W1 प्लस 4.8 W2। तो ये 8 इंटू 0.54, ये थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 8 इंटू 0.54, म्यू का वैल्यू पुट कर दिया, इसको इधर लाया, माइनस 4.8, ये हो गया W2 इक्वल टू 3 माइनस, तो 3 माइनस, ये म्यू है 0.54 इंटू 8, 0.54 इंटू 8, ठीक है, इंटू W1। तो वो W2 इक्वल टू, अच्छा इसका वैल्यू कितना आता है, 8 इंटू 0.54 इक्वल टू 4.32। सो ये आता है 0.32, नहीं 4.32 माइनस 4.8, तो ये आता है माइनस 4.8 माइनस 4.48। अच्छा, तो ये 8 इंटू 0.54 0.54 0.54 वही तो आएगा, 4.32 माइनस 3 करने से 1.32 इंटू 16, W1 16 है, हाँ, तो ये आता है 21 माइनस 21.12। हाँ, W1 को 16 मैंने पुट कर दिया, ठीक है, तो कैलकुलेटर से निकाला, यही आया, डिवाइडेड बाई 0.48, तो ये आता है 44, ये आता है 44 kg, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो प्रॉब्लम इजी था, लेकिन समझना चाहिए कैसे करूंगा, तो इसलिए इधर से देखो मैं क्या किया, सबसे पहले R1 को W1 प्लस W2 लिख दिया। अब ये R2 और F सेम है, तो F इक्वल टू R2, इसको मैंने R1 में लिख दिया। हम लोग R1 R2 को R1 R2 को W1 W2 से लिख लेते हैं, तो R2 इक्वल टू म्यू इंटू दिस। हाँ, तो इसमें देखो W1 W2 है, R1 में, सॉरी R2 में है, तो ये जो R2 है, मोमेंट लेने से इसका W1 आएगा, W2 आएगा और R2 आएगा, तो हर टर्म को W1 और W2 से लिख लिया, तो उससे W1 मालूम है, W2 आ जाएगा। यही है इस प्रॉब्लम को करने का तरीका। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ये एक पेज में शायद होगा नहीं, इसलिए इस पेज में ये प्रॉब्लम बहुत मेरे हिसाब से टफ प्रॉब्लम है। हाँ, जो प्रॉब्लम मैं करने जा रहा हूँ, ये है 45 वाला प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि हाँ, ये देखो क्या दिया है, एक यूनिफॉर्म रॉड, लेंथ है L, रेस्ट अगेंस्ट स्मूथ रोलर, ये रोलर से नॉर्मल फोर्स देता है, ठीक है ना, और फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट विद द ग्राउंड एंड द लोअर एंड if the minimum angle that the rod can make with the horizontal is theta। इससे ज्यादा करने से ये स्लिप करेगा इस तरफ, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये पिक्चर देखो, हाइट दिया है h, ये थीटा, ये l, ठीक है, और रॉड का लेंथ दे दिया और मास का कुछ दिया नहीं, तो लगता है मास आएगा और काट जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये थोड़ा बड़ा होगा मुझे लगता है, तो इसलिए मैं ये रॉड है, तो और इधर रोलर दिया है h हाइट, ये हाइट है h, ठीक है। अच्छा, ये देखो C, ये पूरा रॉड का लेंथ L है, तो इधर हम C लेते हैं, इसका वेट मैंने ले लिया W, इसका वेट है, और इधर तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा,
इसको मैंने, अच्छा इधर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, इसको मैं R1 लेता हूँ, इसका दो कंपोनेंट आएगा, ये एंगल दिया है थीटा, इसका ऊपर ये परपेंडिकुलर है और इसका ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 cos थीटा, और ये इस तरफ आएगा R1 sin थीटा। ठीक है, और ये रॉड का ये लेंथ, ये सॉरी ये, अच्छा इसको मैं बी कर देता हूँ, हाँ इसको बी कर दिया, तो ये लेंथ है ए बी है इक्वल टू एल, ए बी इक्वल टू एल है, हाँ, और ये हाइट दिया है, इस पॉइंट को मैं डी ले लेता हूँ, तो एडी तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो बी से सी है, बी सी इक्वल टू कितना आएगा, मैं तो अच्छा इसको मैं R2 ले लेता हूँ, अच्छा इस तरफ फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है, तो ये पूरा हो गया, पिक्चर को ऑर्नामेंट लगा दिया। तो अब BC तो L/2 आएगा, अच्छा जब मोमेंट लेना चाहूंगा तो ये W, अच्छा तो अच्छा देखो ये तो आ जाएगा, हाँ, तो ये तो होगा L/2, ये एंगल थीटा है, तो ये cos थीटा होगा L/2 cos थीटा, ठीक है, ये डिस्टेंस, तो ये इतना है। अच्छा हम लोग ये मोमेंट लेने में, इसका ये देखो नॉर्मल है, इसका ऊपर ये एंगल है 90 डिग्री, तो इसका मोमेंट ये R1 इंटू बी डी लेने से ही हो जाएगा, ठीक है, तो H/BD है, H/BD ये है साइन थीटा, तो BD होगा H/sin थीटा, ठीक है, तो इस पेज में मोमेंट का इक्वेशन लिख लेता हूं, क्योंकि पिक्चर को देखना पड़ेगा, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट B, टेकिंग मोमेंट अबाउट B, तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस, ये दोनों फोर्स पे इसी से जाता है, हाँ वो मैंने भूला नहीं, इधर भी देखो, व्हेन वी टेक मोमेंट अबाउट A, ये दोनों फोर्स का डिस्टेंस 0 है, ये तो नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो इधर कौन आएगा, इधर ये कंपोनेंट को नहीं ले लूंगा मैं, इसको लेने से ही हो जाएगा, ये दोनों को डिफरेंटली लेना नहीं पड़ेगा, तो R1 का मोमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो R1 इंटू बी डी, सो R1 इंटू बी डी, ये इसका मोमेंट है, और कुछ है नहीं, इसका तो 0 है, तो और W का मोमेंट है, तो माइनस W इंटू L/2 कॉस थीटा, W इंटू L/2 कॉस थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये इसका तो स्टैटिक कंडीशन में है, नेट मोमेंट 0 होना चाहिए, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो R1 इंटू बी डी के जगह हम लोग लिख देते हैं H/sin थीटा, ठीक है, इक्वल टू W L/2 cos थीटा। अच्छा प्रॉब्लम में म्यू का वैल्यू पूछा है, इधर म्यू कितना आएगा, ठीक है, तो आप क्या है देखो, ये जो R1 sin थीटा ये 1 के बराबर होगा, और R1 cos थीटा R2 दोनों मिल के W के बराबर होगा, ठीक है, और एक इक्वेशन इधर है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग R1 लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में R1 आता है, इधर देखो R1 ये आता है WL sin थीटा cos थीटा बाई 2H,
डब्ल्यू एल साइन थीटा टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2h। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। अच्छा, नाउ कैसा दिखाया था कि अभी ये जो पिक्चर देखो बेटा, इधर R1 cos थीटा और R2 दोनों मिलके W के बराबर होगा और R1 sin थीटा F के बराबर। तो इधर क्या है, F इक्वल टू R1 sin थीटा, F इक्वल टू R1 sin थीटा और म्यू R2 इक्वल टू, F तो म्यू R2 है, म्यू R2 इक्वल टू R1 sin थीटा, तो R2 आ जाता है R1 sin थीटा डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, तो आप देखो सेकेंड इक्वेशन हमको मिलता है R2 प्लस R1 cos थीटा। ये मैंने क्या किया, इधर फिर से दिखा देता हूँ, ये F और ये दोनों सेम है, R1 cos थीटा और R2 मिलके W को संभालते हैं। तो R2 प्लस R1 cos थीटा इक्वल टू है W। ठीक है, तो इधर देखो R2 को R1 से लिख लेता हूँ, तो R2 की जगह ये लिखने से R1 sin थीटा डिवाइडेड बाय म्यू प्लस R1 cos थीटा इक्वल टू W। तो इधर देखो R1 तो कॉमन आ जाता है, sin थीटा प्लस म्यू cos डिवाइडेड बाय म्यू, और ये जो W है, W का वैल्यू तो R1 से W नहीं, R1 का वैल्यू है, तो इधर W रख देता हूँ। तो इधर देखो ये R1 का वैल्यू ये है, इसको पुट करने से W कट जाएगा, तो WL sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2h, हाँ, इंटू sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय म्यू इक्वल टू W। तो W कट गया, तो इधर 1 रह गया। ठीक है, 0 नहीं, 1। तो इसको मैं उधर लेता हूँ, sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 2 म्यू h उधर चला जाएगा, 2 म्यू h, और ये sin थीटा कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, L sin थीटा तो कॉस थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस sin थीटा को इधर रख देते हैं इक्वल टू, उधर म्यू को ले जाते हैं, म्यू कॉमन लेने से ये आएगा 2h बाई L sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस एक कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू 2h माइनस L sin थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय L sin थीटा कॉस थीटा। ये प्रॉब्लम, वो जो L और H डिफरेंस कर दिया ना, इसलिए ये थोड़ा टफ हो गया। तो L sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2h माइनस L sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा आंसर इसका। L sin स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, हाँ, तो ये आ गया म्यू का वैल्यू। अगर थीटा L ये सब पता, H ये सब दिया हुआ होता तो म्यू का वैल्यू आ जाता। तो इसमें देखो ये रोला दिया है जो नॉर्मल रिएक्शन देता है, इसका कंपोनेंट ले लिया, जब टॉर्क ले लूंगा तब ये R1 इंटू BD करने से हो जाएगा, और ये W1 का ये दोनों फोर्स का 0। इसी से एक इक्वेशन आएगा R1
और W के बीच। यहाँ से हम R1 को रख देंगे, फिर देखो F इक्वल टू R1 साइन थीटा और F इक्वल टू म्यू R2, ठीक है ना। तो हम लोग ये इक्वेशन लिख लिया, म्यू R2 से R1 इन टर्म्स ऑफ R1 R2 आ गया। अब R2 प्लस R1 cos थीटा इक्वल टू W। तो हम लोग क्या करेंगे, R2 का जगह R1 लिख देंगे, R1 का वैल्यू इधर है, वो जो है वैल्यू ये पुट करेंगे, बाकी सब सिंप्लीफिकेशन है ना। और टाइम तो हो गया मुझे लगता है, तो अभी टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट ये मैं चला जाता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा, अच्छा प्रॉब्लम चुन कर रखा, हाँ। तो इसके बाद ये प्रॉब्लम है, पता नहीं हर प्रॉब्लम होगा कि नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। 1 2 3, हाँ। तो ओ नहीं, 8:20 तक तो क्लास है, हाँ, तब तो टाइम है, हाँ, 5-7 मिनट है मेरे पास। तो ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म which is free to rotate about its axis। एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, इसका ऊपर एक बच्चा खड़ा है। द बॉय होल्ड्स एन ओपन अम्ब्रेला टू हिज हैंड। द एक्सिस ऑफ अम्ब्रेला coincides with that of the platform। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेटफॉर्म प्लस बॉय दे दिया और अम्ब्रेला के भी दे दिया। बॉय स्टार्ट स्पिनिंग द अम्ब्रेला about the axis at an angular speed of 2 revolution per second with respect to himself। Find the angular velocity imparted to the platform। हाँ, एक क्या कहा है इस प्रॉब्लम में, मान लो कि ये सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। तो ये डिस्क अभी स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक है ना। तो इसका सेंटर में एक बच्चा है, पिक्चर जैसा भी हो, ओ अच्छा, ये एक हाथ में अम्ब्रेला लेकर घुमाता है, ठीक है ना। तो अम्ब्रेला ऐसे है, ये है अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला को वो मान लो ऐसे घुमाते हैं, ठीक है ना। तो अम्ब्रेला को ऐसे घुमाएंगे तो इसको हम ओमेगा 1 लेते हैं, ओमेगा 1 जो दिया हुआ है। तो देखो ये इस तरफ घूमेंगे तो ये जो प्लेटफॉर्म है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ओमेगा 2। क्योंकि देखो जब नाव में हम लोग एक नाव में चढ़ गया, हम लोग जब एक बच्चा इस तरफ जाता है तो ये इस तरफ जाने से नाव इधर जाता है, ठीक है ना। इसका स्पीड इधर, तो पैर से इस तरफ फोर्स लगाता है, इस तरफ जाते हैं। तो हाथ से जब अम्ब्रेला को इस तरफ घुमाएगा तो अम्ब्रेला का ऊपर ये बच्चा ये इस तरफ एक टॉर्क लगाएगा, तो अम्ब्रेला भी इसका ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। तो इस टॉर्क की वजह से ये बच्चा विथ प्लेटफॉर्म इस तरफ घूमेगा, ठीक है ना। इधर जैसा होता है, ये बच्चा पैर से नाव को पीछे की तरफ फोड़ देता है। इधर ये अम्ब्रेला को अगर हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे, इस तरफ घुमाएंगे, तो ये भी मेरे हाथ के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ ये अम्ब्रेला को ऐसे घुमाता है, जिस डायरेक्शन में घुमाता है अम्ब्रेला इस बच्चे के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क देता है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। अब ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पहले तो दोनों स्टैटिक कंडीशन में था, अभी तो उसका टोटल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, ठीक है ना। तो अब दिया है ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बॉय प्लस प्लेटफॉर्म, हाँ ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉय प्लस प्लेटफॉर्म दोनों मिलकर 3 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर, और अम्ब्रेला का दिया है ये 2 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ओमेगा 1 दिया है, ओमेगा 1 वो अम्ब्रेला का जो स्पीड है
वो है 2 revolution per second with respect to the buoy, that is buoy platform system, ठीक है ना। तो ये तो हो गया रिलेटिव। तो ये जब इधर घूमता है ये तो इधर भी घूमता है, तो इसका नेट स्पीड कितना होगा? देखो नेट स्पीड होगा ω1 माइनस ω2, क्योंकि ये जैसे कि इसका नेट स्पीड कितना होगा, ये अगर v है, ये अगर u है, तो इसका नेट स्पीड होगा ना v माइनस u, ठीक है। सामने v जाता है तो नाव तो इस तरफ पीछे जाता है, इसका स्पीड जैसे v माइनस u होता है, तो इसका भी कितना होगा? तो एंगुलर स्पीड ऑफ अम्ब्रेला विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, क्या होगा? ω1 माइनस ω2 होगा, क्योंकि ये इस तरफ घूमता है तो इसमें ये माइनस हो जाता है, ठीक है ना। देखने में लगेगा कि ये ऐड होगा, ऐड नहीं होगा, माइनस होगा। जैसे कि इसका स्पीड अगर विथ रेस्पेक्ट टू नाउ v है, नाउ का स्पीड u है, तो इसका विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है v माइनस, ऐसा ω1 माइनस ω2। बस अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल में क्या है, देखो ये जो बॉय प्लस प्लेटफॉर्म ये ω2 लेकर घूमता है, तो इसका हो गया IBP ω2। हाँ, ये बॉय तो इधर है बॉय प्लस, और ये इस तरफ है और ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस I अम्ब्रेला जिसका है ω1 माइनस ω2, ये 0 होना चाहिए। तो IBP, हाँ, ये ω2 प्लस होता है IU ω2 इक्वल टू IU ω1, ठीक है ना। तो ω2 कितना आएगा? ω2 आएगा I अम्ब्रेला इंटू ω1 बाय I बॉय प्लस प्लेटफॉर्म प्लस I अम्ब्रेला, ठीक है ना। तो I अम्ब्रेला दिया है 2 इंटू 10⁻³ ω1 दिया है 2, और इधर है 2 प्लस 3, तो 5 इंटू 10⁻³ तो ये 4/5, जो 0.8 रेवोल्यूशन पर सेकेंड ये होगा। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म में घूमेगा, इतना लेकर। हाँ, अच्छा अभी तो 1 मिनट बाकी है। तो ये पूछा है कार्ड स्पिनिंग, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इंपॉर्टेंट टू द प्लेटफॉर्म, ये तो आ गया। आप क्या दिया है? व्हील ऑफ मोमेंटम इनर्शिया इतना rotating about a shaft at an angular speed of 160 revolution per minute. A second wheel is set into rotation at 300 revolution per minute and is coupled with the same shaft so that both the wheels finally rotate with common angular speed. एक घूम रहा था एक shaft के रेस्पेक्ट में, तो एक दूसरा व्हील लगा दिया, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंड व्हील। तो फाइनल स्पीड दिया है 200। तो इसमें क्या दिया है? 55 वाला। तो ये 55 में क्या कहा कि ये एक शाफ्ट है, ये सॉरी ये एक डिस्क है, तो ये इसको कहते हैं शाफ्ट। तो एक डिस्क घूम रहा था, ठीक है, तो इसका ये I1 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया 0.1, रोटेटिंग एंगुलर स्पीड इसका ω1 दिया है 160 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया है, दैट इज RPM दिया है, ठीक है। ए सेकेंड व्हील इज सेट इनटू रोटेशन एट 300, एक सेकेंड व्हील है जो रोटेट करता है, ये है I2, तो ये रोटेट करता है, ये रोटेट करता था ω1, ये ω2 है, और इसका एंगुलर रोटेशन है 300 RPM रोटेशन पर मिनट, ठीक है। तो इसको लेके इधर होल है, इसको लेके इधर
ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। इसको लेके जब ज्वाइन कर दिया है तो इसको लेके इस सेम सैक में, तो अब दोनों एक साथ घूमेगा तो ये तो I2 ही रहेगा। अब जो कॉमन स्पीड ये चेंज होके हो गया, ये इस तरफ ही घूम रहा था ओमेगा 2 लेकर, लेकिन जब ज्वाइन किया दोनों मिलके ओमेगा कॉमन, हाँ ये देखो इधर सब ओमेगा 2 लिखा हुआ है, लेकिन फाइनली इसको लगाने में क्या करेगा, इसका स्पीड तो ज्यादा है और इसका कम है, तो ये इसको एक्सीलरेट करके स्पीड बढ़ाएगा और ये इसको रिटार्ड करके इसका स्पीड घटाएगा। तो ओमेगा कॉमन आता है 200 आरपीएम। तो पूछा है ये I2 कितना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सिर्फ I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू दोनों मिलके घूम रहा है प्लस I2 ओमेगा कॉमन, ठीक है। तो ये I1 है 0.1, ओमेगा 1 है 160, I2 मालूम नहीं, ये था 300, ठीक है ना। अभी 0.1 प्लस I2 इंटू ये हो गया 200, ठीक है। तो इसका पॉइंट हटा देने से हो जाएगा 16, ये होगा 300 I2 और इधर आता है 20 प्लस 200 I2। सो 100 I2 इक्वल टू 4, 100 I2 इक्वल टू 4 आता है। तो I2 इक्वल टू 0.04 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 4 है, हाँ ये हो गया इसका आंसर 0.04। तो अब और एक अच्छा प्रॉब्लम है, चलो 56 हम 55 किया, 56 करेंगे। A key of mass M stands at the edge of a platform of radius r which can freely rotate it about the axis. The moment of inertia of the platform is I. The system is at rest when a friend throws a ball of mass M and the kid catches it. हाँ, बॉल को पकड़ लिया तो बॉल का तो velocity है. If the velocity of the ball is v horizontally along the tangent to the edge of the platform, when it was caught by the kid, find the angular speed of the platform after the event. तो ये एक प्लेटफॉर्म का एंड में एक बच्चा खड़ा था, तो उसने क्या किया, एक दोस्त ने बॉल को फेंका, उसको पकड़ लिया, तो बॉल के साथ एंगुलर मोमेंटम आ गया, तो क्या होगा 56। तो ये एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें एक बच्चा इधर खड़ा है एकदम एंड में। तो ये क्या किया, एक बॉल आया, हाँ एक बॉल विथ स्पीड ऑफ v आया, तो इसको पकड़ लिया। तो इसका रेडियस दिया है r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, और बॉय का मास दिया है कैपिटल M। बॉय का मास है कैपिटल M, बॉल का मास है स्मॉल m। तो ये देखो, ये तो m भी लेकर आया, लिनियर मोमेंटम m भी लेकर आया, इसको r से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो ये जो m भी r ये है इनिशियल जो मोमेंटम इसको मिला, ठीक है ना। तो m भी r क्या होगा, ये m भी r आकर ये मोमेंट इतना एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम को मिला है। अब सिस्टम में क्या है, एम है, एक स्मॉल एम है और ये प्लेटफॉर्म खुद है। तो ये कितना होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। ये बॉल इस तरफ आएगा तो इसको इस तरफ घुमाएगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक एम आर स्क्वायर होगा, एक ये बॉल के लिए एम आर स्क्वायर होगा, और इसके लिए होगा आई इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा आ गया, देखो एम भी आर। ये प्रॉब्लम जितना बड़ा है सॉल्यूशन उतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये
समझना चाहिए, ठीक है ना। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट, ये बॉय, आप मान लो इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है कि इस 57, ये भी कर लेता हूं। हाँ, क्या दिया है कि इस जो प्लेटफॉर्म को इसको रेस्ट में लाया गया। अब ये बच्चा इसको रेस्ट में पहले लाया, फिर ये बच्चा बॉल को थ्रो कर दिया, ठीक है ना, वही सेम वेलोसिटी v लेकर। तो ये रेडियस है, ये बच्चा इधर है खड़ा, तो आप क्या किया, ये बॉल को m को थ्रो कर दिया, तो ये v वेलोसिटी में, तो इसको कितना मोमेंट दिया, एम भी इंटू आर करने से एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो ये एम, कैपिटल एम और आई, ये सब तो क्या था, रेस में था। तो नेट एंगुलर मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग। सो ये जो बॉल हो किया, हाँ, बच्चा ने, तो एंगुलर मोमेंटम बॉल को दे दिया एम वी आर, तो बॉल को मिला एम वी आर, तो इसको भी मिलना चाहिए। ये तो इस तरफ घूमेगा, बॉल बाहर की तरफ जाएगा, तो ये अभी बॉल तो चला गया, ये दोनों है, तो एम आर स्क्वायर प्लस आई इंटू ओमेगा, तो ओमेगा आ जाता है एम वी आर बाई एम आर स्क्वायर प्लस आई, ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा, तो नेक्स्ट वही प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम है। अब ये बच्चा इधर दौड़ने लगेगा, ठीक है ना, तो क्या करता है, सपोज द प्लेटफॉर्म विद द कीड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, अभी उसका हाथ में बॉल नहीं आई, ठीक है ना, और प्लेटफॉर्म को फिर रेस्ट में लाया गया। सपोज द प्लेटफॉर्म विद द कीड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, ये एंगुलर स्पीड ओमेगा लेकर ये प्लेटफॉर्म अभी घूम रहा है। हाँ, ओमेगा को ओमेगा ही लेना पड़ेगा, वो जो आंसर आया उसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कीड है उधर, तो ये पहले क्या है कि ये प्लेटफॉर्म है, बच्चा इधर खड़ा है, ठीक है ना, इसका मास है कैपिटल है, ये आई है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है विथ ओमेगा, ठीक है। तो नाउ द स्कीड स्टार्ट्स वॉकिंग along the rim with a speed v relative to the platform. Also in the anti-clockwise direction, find the new angular speed of the platform. अब बच्चा तो स्टैटिक कंडीशन में था, ये बदमाश बच्चा क्या किया, ये इधर रोटेट करना शुरू किया, ठीक है, विथ वेलोसिटी v, ठीक है, तो ये ऐसा था। अब बच्चा ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, हाँ, ये तो होगा एंटी क्लॉकवाइज, मेरा वही बच्चा का पिक्चर ऐसे है। तो ये अभी टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी स्पीड लेकर भाग रहा है, ठीक है, तो ये होगा, इसका एक्सिस तो इधर ही है, वो एक्सिस दिखाने का, अच्छा ये है एक्सिस, हर प्रॉब्लम में यही है एक्सिस, मैंने एक्सिस दिखाना भूल गया। तो अब क्या है, अब ये तो ओमेगा था, अब ये इस तरफ जाएगा, तो ये पीछे फोर्स लगाएगा ना, तो स्पीड तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो मान लो स्पीड हो गया ओमेगा 1। नाउ इसका स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू, देखो विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्क, इसका स्पीड है v, और ये ओमेगा आर इसके ऊपर डाल रहा है, ये घूम रहा है, फिर जब बच्चा भागेगा तो ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा ना, ये विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क भी वेलोसिटी में जा रहा है, और इसका ऊपर ये घूमने से इसका ऊपर इस तरफ है और एक स्पीड आ गया ओमेगा आर वन, तो दोनों मिलके विथ रेस्पेक्ट टू द स्पीड of the boy with respect to the ground के रेस्पेक्ट में इसका स्पीड हो जाएगा v प्लस ओमेगा आर वन, ठीक है ना। तो
इनिशियल मोमेंटम कितना था, सिर्फ आई प्लस इनिशियल सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा इनिशियल मोमेंटम था आई प्लस एम आर स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा, फाइनली क्या है, ये बच्चा का स्पीड आ गया, ठीक है ना, तो इसका मोमेंटम था एम आर स्क्वायर इंटू वी प्लस ओमेगा आर वन, ये इतना मोमेंटम, सॉरी आर वन क्यों, आर वन तो नहीं है, ओमेगा वन आर, हाँ मैंने वन को गलत जगह में पुट कर दिया, ये ओमेगा वन है इसका नया स्पीड, तो ओमेगा वन आर इसका साथ ऐड होगा, ये है टोटल, ठीक है, तो एम आर स्क्वायर, सॉरी जितना टाइम तक सिलेमिस्टिक नहीं किया तो अभी सिलेमिस्टिक होने जा रहा था, ये ऐसे निकल रहा है इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, फाइनली देखो बच्चा का तो वेलोसिटी इसको एम वी आर से लेना पड़ेगा, ठीक है ना, मोमेंटम आई ओमेगा इक्वल टू एम वी आर, ये तो एम बच्चा का मास है, वी है वी प्लस ओमेगा वन आर एम वी आर, रेडियस है आर, और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, तो इसके साथ आई ओमेगा वन लेना पड़ेगा, ठीक है, इक्वेशन समझ गया कि इसका देखो आई प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा था, और इसके साथ ये इसका नेट स्पीड था v प्लस ओमेगा वन आर, तो एम वी आर हुआ बच्चे के लिए एंगुलर मोमेंटम, और इसके साथ मैंने क्या किया, प्लेटफॉर्म का मोमेंटम आई ओमेगा वन ऐड किया, तो नेट मोमेंटम, हाँ तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल हो जाए, ये दोनों सेम है, तो अभी इसको मैं एम ओमेगा वन, हमको निकालना है ओमेगा वन, तो ओमेगा वन को अलग किया जाए, यहाँ से एम आर स्क्वायर आता है और यहाँ से आई आता है इंटू ओमेगा वन, ठीक है, प्लस एम वी आर, ठीक है ना, तो ये दोनों तो सेम है, तो आई प्लस एम आर स्क्वायर, हाँ इसको इधर लाया जाए तो ओमेगा माइनस ओमेगा वन इक्वल टू एम वी आर, तो ओमेगा माइनस ओमेगा वन आता है एम वी आर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, तो ओमेगा वन आएगा ओमेगा माइनस एम वी आर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, तो इतना ओमेगा कम हो जाएगा, डायरेक्टली तो मैं इधर पहुंच नहीं सकता क्योंकि देख के लगता है देखो भाई एम वी आर को डिवाइड कर दिया, लेकिन ये डायरेक्टली एटलीस्ट मैं तो कर नहीं सकता, ठीक है, तो ये सब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है वर्मा सर ने, हाँ अभी तीन प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया, ये कोशिश करता हूँ जितना हो सके करूँगा, ये तीनों प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, और मैं नेक्स्ट क्लास में भी रोटेशन ही करूँगा, क्योंकि ये वो जो रोलिंग मोशन है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन छोटा छोटा कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम दे देता है, हाँ तो तीन प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा, आप ग्रेविटेशन स्टार्ट करवा देना, और ये नहीं सीखोगे रोटेशन आज ही खत्म कर दूंगा, ठीक है, एक प्रॉब्लम अगर बाकी रह जाए तो वो करके ग्रेविटेशन में चला जाऊंगा, ठीक है, अच्छा ठीक है सर। अच्छा ठीक है, तुम आयप्पा हो ना, नहीं, वो आयुष है नहीं सर। सर, गुड इवनिंग। ओ अच्छा गुड इवनिंग, हाँ आयुष फ्रॉम दिल्ली। आप आ गया, हाँ हाँ हाँ, तो आयुष अरे बेटा मैं ठीक लेट हो है, गया मैं सर, मैं हैदराबाद दिल्ली
दिल्ली से हैदराबाद अभी फ्लाइट में था, अभी उतरे हैं सर, लेट हो गया मेरा सर। कोई बात नहीं, ठीक है। आज तो बहुत बढ़िया पढ़ाया, आज कोई सिली मिस्टेक नहीं हुआ, छोटा सा मिस्टेक हुआ था। और ये फिजिक्स बहुत बदमाश सब्जेक्ट है। हाँ, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो सिली मिस्टेक हो जाता है, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हो जाता है। आप सिंप्लीफिकेशन करने का टाइम में अगर मिस्टेक हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट मिस्टेक होना बहुत बुरी बात है। अच्छा चलो, ये तीनों प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। हाँ, एक यूनिफॉर्म, मुझे लगता नहीं तीनों हो जाएगा। अच्छा, कोशिश तो करूंगा। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L is stuck at an end by a force F perpendicular to the rod for a short time interval t। तो यहां से क्या होगा, ft एक इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स इम्पार्टेड होगा ft, ठीक है ना। और calculate the speed of center of mass, angular speed of the rod, काइनेटिक एनर्जी, बहुत कुछ पूछा है, चलो एक एक करके करते हैं। तो ये जो तीन प्रॉब्लम है 58, सॉरी 59, 60 एंड 61, पर्टिकुलरली 61 तो एक ही प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम का बराबर है। हाँ, अच्छा, तो इसमें दिया है कि रॉड के ऊपर एक रॉड था ऐसा, इसका ऊपर मैं हल्का से फोर्स लगाया एफ टी टाइम के लिए। तो इसका ये तो है सेंटर ऑफ मास, तो ये फोर्स पाकर क्या करेगा, ये भागेगा, तो m इंटू वी सी एम, देखो ये इसका लीनियर मोमेंटम है, तो ये इक्वल टू इम्पल्स इम्पार्टेड, ठीक है ना। इम्पल्स इम्पार्टेड, इम्पल्स इम्पार्टेड कितना है, एफ इंटू टी, तो वी सी एम आ गया। ये प्रॉब्लम छोटा सा है, लेकिन कॉन्सेप्ट सही नहीं होने से नहीं होने वाला, तो ये आ गया आंसर पहले। ए का बी में पूछा है, बी में पूछा है एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास। हाँ, तो इसका एंगुलर स्पीड, ये फोर्स पाकर ये क्या लीनियर मोशन भी होगा, रोटेट भी करेगा, ठीक है ना। तो बी में एंगुलर इम्पल्स, हाँ देखो एंगुलर इम्पल्स imparted to the rod equal to torque into time। एंगुलर इम्पल्स में टॉर्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। लीनियर में हम लोग क्या, फोर्स इंटू टाइम, तो इधर टॉर्क इंटू टाइम लेना पड़ेगा। तो एंगुलर इम्पल्सेस का मतलब है आई ओमेगा इक्वल टू एफ इंटू, देखो सेंटर से विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कहा है, एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से डिस्टेंस पूरा एल होने से ये L/2 होता है, तो एफ इंटू L/2, फोर्स इंटू ये हो गया टॉर्क इंटू टाइम, तो यहाँ से ओमेगा आता है एफ एल टी डिवाइडेड बाय 2I। अच्छा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, ये हर किसी को मालूम है। अच्छा, ये शायद स्मॉल m, तो mL²/12, ठीक है, 12 को ऊपर लिख दिया, तो ये आ गया 6, एक L कट गया, तो 6FT डिवाइडेड बाई ml, ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब सी में दिया है, क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड, काइनेटिक एनर्जी कितना है, देखो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v/c² प्लस हाफ I ω²। हाँ, इसमें एक बड़ी बात छुपी है, बड़ी नहीं, छोटी सी बात। कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट ने पूछा है, सर एक फोर्स तो एक ही काम करेगा, एक फोर्स दिया है लीनियर मोशन भी क्रिएट करता है, एंगुलर मोशन भी क्रिएट करता है,
देखो बेटा, अगर एंगुलर मोशन नहीं होता तो सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स, और ये जो जितना एनर्जी मिला है उसी से सिर्फ लीनियर मोशन होता, ठीक है ना। अब रोटेशन पॉसिबल है तो ये क्या होगा, अगर मैं रॉड के एकदम सेंटर में फोर्स लगाता तो ये घूमता नहीं, तो इसका जो जितना स्पीड आता ये एंड में लगाने से इसका लीनियर स्पीड उससे कम होगा। हाँ, क्योंकि ये डिवाइडेड हो जाएगा बिटवीन लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। क्योंकि ये एक फोर्स इधर लगाया तो ये इसको लीनियर मोशन भी क्रिएट करता है, रोटेशनल मोशन भी क्रिएट करता है, तो दोनों एनर्जी में डिवाइड हो जाता है टोटल एनर्जी। अगर सेंटर एकदम सेंटर ऑफ मास में फोर्स लगाता तो ये पार्ट नहीं आता, तो ये भी सेम कितना ज्यादा होता, ठीक है ना। तो यही होता है। तो अब हाफ को कॉमन ले लिया, एम, अच्छा भी सेम, तो ये है एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, और ये है आई है एम एल स्क्वायर बाई 12। ओमेगा कितना आया, ओमेगा आया, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 36 एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इसको काट दो, अच्छा इधर एक एम कट जाएगा, इधर एल स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आ गया, हाँ ये तो हो गया 3, तो 3 और 1 4, तो 4/2, तो हो गया 2 एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब एक डी पार्ट है, पूछा है डी में एंगुलर, कहाँ है, डी 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 में पूछा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड आउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, आफ्टर द फोर्स हैज स्टॉप्ड। अच्छा ठीक है, तो आप क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम तो एल है, ये होगा आई ओमेगा, तो आई तो है एम एल स्क्वायर बाई 12, और ओमेगा तो निकल के रखा है 6 FT बाई एम एल, तो एक एम कट गया, एक एल कट गया, और ये कट के हो गया 2, तो ये आ गया FLT/2, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। आप एक प्रॉब्लम हो पाएगा मुझे लगता है, दूसरा प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, लेकिन 61 मैं आज करना चाहता था 61, तो वो मुझे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉब्लम 61, तो नेक्स्ट डे करूंगा। हाँ, फिर ग्रेविटेशन में जाऊंगा अगर 60 आज हो जाए तो। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल lies on a smooth horizontal table. Particle moving on the table strikes the rod perpendicularly at an end and stops. ये हर टाइम इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ये स्टॉप हो गया, वो जो पार्टिकल आया उसको ना रॉड में जोड़ लेता है स्टूडेंट लोग, और मैं भी कभी कभी जोड़ लेता हूँ और आंसर आता नहीं। जोड़ने वाला प्रॉब्लम तो 61 में है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ द रॉड by the time it turns to a right angle, so that if the mass of the rod is 4 times that of the particle, the collision is elastic. अच्छा, इलास्टिक कॉलिशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो जल्दी जल्दी करता हूँ, 61 आज नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये एक रॉड ऐसा है, ठीक है, तो इसका सेंटर में मास दिखाता हूँ। तो एक पार्टिकल आया, इसका मास मैं लेता हूँ m, ये एकदम एंड में, सॉरी ये बहुत छोटा होना चाहिए, अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ। ये पार्टिकल इधर आके स्ट्राइक किया, ठीक है, ये पार्टिकल, इसका मास है m, और ये u स्पीड लेकर आया, ये इधर धक्का लगाकर खुद स्टॉप हो गया, ये घूमने लगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा, ये थोड़ा सा घूमेगा, तो मैं घुमा कर दिखाता हूँ। तो ये पार्टिकल इधर स्टॉप हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया 0,
और ये घूम रहा है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास, इसका वेलोसिटी vcm है, और ये इस डायरेक्शन में ओमेगा स्पीड लेकर घूम रहा है, ठीक है। तो पहले ये रेस्ट में था। तो अब देखो, ये पहला क्वेश्चन पूछा है, अच्छा वो तो टाइम पूछा है। तो ये जो ये mu लेकर आया और इसको लीनियर मोमेंटम क्या मिला, mvcm। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये हो गया vcm। तो vcm आ गया mu बाई स्मॉल m, ठीक है। सॉरी, ये कैपिटल M होना चाहिए, ये हो गया। अब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम सोचेंगे, तो ये सॉरी, हाँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो I ओमेगा इक्वल टू ये होगा mu इंटू L/2, क्योंकि ये देखो ये लेंथ है L/2। तो ये मोमेंटम इम्पार्टेड कितना है, mu L/2, ये इसको घुमा रहा है। तो I ओमेगा इक्वल टू mu L/2। तो I का वैल्यू है mu स्क्वायर बाई 12 ओमेगा इक्वल टू mu L/2। तो L तो कट गया, ये 6 हो गया। तो यहाँ से ओमेगा आ गया mu बाई ml, ठीक है। तो आप टाइम टू रोटेट, आप देखो लीनियर स्पीड आ गया, तो टाइम टू रोटेट तो I/2 is t इक्वल टू I/2 डिवाइडेड बाय इसका स्पीड ओमेगा, ठीक है ना। ये कितना हो गया, पाई एम सॉरी I/2 mu इंटू ml, ये है टाइम, ठीक है। तो पाई ml बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा अच्छा, ओमेगा में गड़बड़ किया, 6 mu होगा, 6 mu होगा, हाँ। तो इधर एक 2 into 6 है, तो ये आ गया पाई ml बाई 12 mu, ठीक है। ये है टाइम। तो इस टाइम में वो कितना दूर गया, तो टाइम में डिस्टेंस होगा vcm इंटू टी। तो vcm कितना आया था, mu बाई vcm आया था mu बाई स्मॉल m इंटू टाइम, ये टाइम आया, हाँ, पाई ml बाई 12 mu, ठीक है। तो ये आता है कि ना, अच्छा, हाँ, और प्रॉब्लम आज करना नहीं चाहिए। देखो बेटा, एम बड़ा एम नीचे जाएगा, ये गड़बड़ कर दिया, क्योंकि vcm होगा mu बाई कैपिटल एम, हाँ। तो ये होगा, इधर करता हूँ, स्मॉल mu बाई एम इंटू पाई, क्योंकि ये सब ml टर्म तो हमने लाया, प्रॉब्लम में तो नहीं था, तो ये सब कट जाएगा, mu कट गया, ये देखो कट गया। तो कितना आया, पाई L/12, पाई L/12, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके लिए क्या कहा कि अगर ये कैपिटल M इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल m होगा, तब ये इलास्टिक कॉलिशन होता। तो फॉर इलास्टिक कॉलिशन क्या होता है, फॉर इलास्टिक कॉलिशन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने के लिए तो क्या होता, अगर कॉलिशन इलास्टिक है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी था हाफ mu स्क्वायर, बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ है, हाफ mv cm स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर
तो ये जो हाफ वाला चीज है इसको मैं कर देता हूं। तो एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू वी सी एम था एम स्क्वायर यू स्क्वायर बाई कैपिटल एम स्क्वायर, यही होगा प्लस आई तो है ये एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आया था 6, तो 36 एम स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर एल स्क्वायर, ये सब लिख दिया। अब देखता हूँ यहाँ से एम कट जाता है, यहाँ से क्या कट जाता है, एक एम कट गया और एल स्क्वायर कट गया, सेम डायमेंशन तो सेम होना चाहिए, और ये काट के 3 आया। तो एम यू स्क्वायर बाई एम इधर, एम स्क्वायर यू स्क्वायर इधर 3, तो आ गया 4 एम स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम, सॉरी कैपिटल एम यू स्क्वायर। तो देखो ये कट गया, एक एम भी कट गया, ठीक है ना। तो ये इधर लाओ एम इक्वल टू 4m। तो मैंने प्रूव कर दिया कि शुद्धम सो द collision is elastic when am equal to 4m। ये प्रूव करना था, तो प्रूव तो हो गया। तो ये नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो मेरे हिसाब से आज का सबसे अच्छा प्रॉब्लम होता। मैं इसलिए थोड़ा स्पीड उठाने की कोशिश भी किया, लेकिन वो प्रॉब्लम हुआ नहीं, वो मैं नेक्स्ट डे करूंगा, फिर ग्रेविटी में चला जाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग का 7 जनवरी। तो नई साल की मुबारक हर स्टूडेंट को और सभी को। आई विश बेस्ट विशेस फॉर यू। नया साल सबको खुशहाली लाए, ठीक है। और इसका जी तो सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। ओके, थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर।